So hello friends, we are starting with another video and आज हम डिस्कस करेंगे जो वो है हमारे पास सीटेट की प्रीवियस ईयर पेपर। और आज जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो है दिसंबर 2019 का पेपर। तो हम इसमें पहले सीडीपी पार्ट को डिस्कस करेंगे, देन ऑनवर्ड्स हम बाकी इसके पार्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क तान्या टू शेयर it with her. So, and by saying you should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday. So, according to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statement represent orientation typically at which stage. So, यहाँ पे वो जो बात है कि जो मतलब एक बच्ची है नूर, वो अपना टिफिन लाना भूल गई, अपनी फ्रेंड तान्या को कहती है कि तुम्हें अपना टिफिन मेरे साथ जो है वो शेयर करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच शेयर किया था। तो लॉरेंस कॉलबर्ग की जो थ्योरी है नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसके अनुसार नूर का कथन कौन से अभिविन्यास और कौन से प्रारूप की अवस्था को दर्शाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वो वहाँ पे मतलब है यहाँ पे कि एक्सचेंज और कन्वेंशनल। तो देखिए यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर वो एक टिफिन एक बच्चा शेयर कर रहा है और दूसरा भी शेयर कर रहा है तो इट मीन्स दे आर एक्सचेंजिंग। और कौन सी स्टेज है, परंपरागत मतलब कन्वेंशनल स्टेज पे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्सचेंज एंड कन्वेंशनल स्टेज पे। सेकेंड क्वेश्चन है, वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो हम एक बेसिकली टर्म क्या कहते हैं जिसमें हम जो है डिफरेंट सेक्सेस को सोसाइटी के अकॉर्डिंग रेफर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप। Next, recently there have been conscious effort to include stories in curriculum where father is involved in household work and mother is doing adventurous activities. This move is important because हाल में ही पाठ्यक्रम में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें पिता घर के कार्य या घर के कामों में कर रहे हैं और माता जो है वो साहसी गतिविधियों को कर रही हैं। तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, इसका जो है पर्याय क्या है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट मतलब जो रीज़न है बिहाइंड दिस, तो इसका जो रीज़न है इट एम टू एलिमिनेट द जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की ऐसा जो है मतलब टेक्स्ट बुक्स ये नहीं दर्शानी चाहिए हमारी कि जो है माताएं सिर्फ घर का काम करती हैं और पिता बाहर का काम करते हैं। तो इस जो ये अवधारणा है इसको तोड़ने के लिए इस तरह की कहानियों को सम्मिलित किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू वैगोस्की, when adults adjust the support to extend the child's current level of performance, it is called as। वैगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जिसको हमने स्कैफोल्डिंग एक कंसेप्ट हमने सुना है जिसमें क्या करते हैं कि जो एक अडल्ट है वो सपोर्ट करता है बच्चे के करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो कब डेवलप होती है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो है बच्चे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप करते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कौन सा हमारा यहाँ पे आएगा जो साइकोलॉजिस्ट है उसका नाम, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ ऑन चाइल्ड्स थिंकिंग। तो बेसिकली कौन से हमारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जो
सामाजिक प्रक्रियाओं और जो सांस्कृतिक संदर्भ है, इनका प्रभाव जो है वो कहते हैं कि लर्निंग पे होता है और इनका प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये किसकी थ्योरी थी हमारी? ये जो थ्योरी थी वो थी लेव वाइगोस्की की। तो लेव वाइगोस्की ने कहा है कि जो सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, ये तीनों फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं फॉर द लर्निंग और ये अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ड्राइंग implications from Piaget's theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 टू 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? डिस्करेज द यूज ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट। देखिए, डिस्करेज करना तो बड़ा क्वेश्चन, तो वैसे आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। So present problem that require reasoning based solutions, use only concrete materials to teach a concept, relies only on prescribed syllabus। no, ये फर्स्ट और आपका ऑप्शन तो फर्स्ट वैसे ही क्लियर हो जाते हैं या उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बच्चे को डिस्करेज करना या सिर्फ किताबों के ऊपर डिपेंड रहने की बात हो रही है, जो कि हमारी जो एजुकेशन की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आप लगे ऑप्शन नंबर 2 और 3। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें सिर्फ हम जो है वो मूर्त सामग्रियों का या हम सिर्फ कंक्रीट मटेरियल्स का यूज़ करें किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, तो ये भी मतलब हमारे लिए इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ बच्चे किसी और तरीके से समझते हैं, कुछ जो मूर्त सामग्रियों के द्वारा समझते हैं। तो इसीलिए प्रेजेंट ए प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो हम बात करें कि हार्वर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो जो लॉजियो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इसके अंदर होगी, उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज हो सकती हैं। सो एबिलिटी टू प्रोड्यूस अप्रिशिएटली पिच रिदम एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ द म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास क्या इसका आंसर हो सकता है, सेंसिटिव टू द साउंड रिदम मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल वर्ड एक्यूरेटली, सेंसिटिविटी टू and capacity to detect pattern, handle long chain of reasoning। तो यहाँ पे मैथमेटिकल और रीजनिंग की बात हो रही है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारे पास, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतें, कौशलों, मूल्य तथा प्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे क्या कहा जाता है। डिफरेंशिएशन, मेन स्ट्रीमिंग, इंक्लूजन, सोशलाइजेशन। तो देखिए इसका आंसर है हमारे पास सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 10। Which of the following statement about the role of heredity and environment in human development is correct? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑप्शन पे आते हैं, तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इन कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। तो इस पे हमें याद रखना है कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी क्वेश्चन आता है पेपर में, तो हमें दोनों का ही इक्वल इफेक्ट आता है और दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है for the development. In a progressive classroom, knowledge is constructed by learner, knowledge is received by passively by the learner, knowledge is reproduced by the learner, knowledge is recalled by the learner as per instructions of the teacher। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक प्रगतिशील कक्षा में क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, तो विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन, सतत एंड समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है।
तो देखिए अगर हम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास दोनों टाइप फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव ऐसे जो हमारे पास हम सीबीएसई का जो पैटर्न था सेमेस्टर वाइज उसमें होते थे एफएज एसेज, तो फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट बोथ आर इन्वॉल्व इन द continuous and compressive evaluation. Next question is, a student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. Okay, so to reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step can be. आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि उस समाज के लोग शिक्षा के क्षेत्र में निम्न स्तर का प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? Ignoring such concerns, organize a competition between students from different social groups, suggesting the student to leave the academic and join some other domains, present stories and example of role models from different social groups. देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे कंसर्न्स को इग्नोर करते हैं तो बच्चे के दिमाग में वो जो है डेवलप होते रहेंगे। कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाना स्पेशली उन बच्चों के बीच में और दूसरे बच्चों के बीच में इज ऑल्सो नॉट ए गुड थिंग। सजेस्टिंग स्टूडेंट टू लीव द अकेडमिक्स ये तो बिल्कुल ही मतलब अगेंस्ट द रूल्स है। सो प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द रोल मॉडल्स फ्रॉम द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरण प्रस्तुत करना। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम का तो क्वेश्चन आपको पेपर में आना ही आना है, 101% श्योरिटी है ये तो। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, टीचर का क्या रोल है इंक्लूसिव क्लासरूम में? बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ओके, यूज लेबल्स एज handicapped child, retarded child, categorized या to categorize them. Pay attention to the gifted and talented student. No, जो टीचर है उसका समावेशी कक्षा में शिक्षक का रोल क्या है कि उसको विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइन in the classroom: anxiety around the reading, difficulty in recognizing words or letters, poor vocabulary skills, difficulty with understanding or remembering what was read. These are an indication of इस तरह की जो ये अगर बच्चा इस तरह के सारे उसके अंदर सिम्टम्स हैं तो वो बच्चे के अंदर किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। ये एंजाइटी आ रही है जब बच्चा पढ़ना शुरू कर रहा है, शब्दों और अक्षरों को पहचानने में उसको कठिनाई हो रही है, उसका जो वोकैब है वो बहुत पुअर है, पहले से पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में उसको कठिनाई हो रही है। तो ये जो सब लक्षण है वो किस चीज़ के हैं? तो ये है स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। 16 क्वेश्चन नंबर, अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ द स्पेशली एबल्ड learners in an inclusive classroom by क्या करके कर सकते हैं वो? emphasizing upon practice and drill and using paper pencil test for the assessment। जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें उनको लाना है तो उनके लिए हम उनकी जो नीड्स हैं उनको कैसे कैटर कर सकते हैं। फॉलोइंग द यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट, गिविंग a lot of written homework and stressing on copying of answer from other bright students. Next है developing specific learning objective based on an analysis of each student's learning strength and weaknesses। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रिटन पर बल देना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देने तथा उत्तरों को अन्य
प्रभावशाली विद्यार्थियों से नकल पर दबाव डालना, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा हमारा, देखिए, डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्वेश्चन नंबर 17, अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय, जो सृजनात्मक विद्यार्थी हैं उनको किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो है क्रिएटिव लर्नर्स। अब उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको एम्फेसाइज करें कन्वर्जेंट थिंकिंग पे, उनको हम डिस्करेज करें डाइवर्जेंट थिंकिंग से, इनकरेज करें कि वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव दें और उनके आइडियाज़ को अप्रिशिएट करें, डिस्करेज करें स्टूडेंट्स को फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरस्टैंडिंग या अंडरटेकिंग द चैलेंजेस। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो जो एक क्रिएटिव चिल्ड्रन है उसको हमें एनकरेज करना चाहिए कि वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अपने मल्टीपल पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करे एंड उनके जो ओरिजिनल आइडियाज़ हैं उनको अप्रिशिएट करके, सो अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन अ क्लासरूम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सार्थक अधिगम का पक्ष कौन सा यहाँ से कौन सा कारक लेता है, तो showing genuine interest in the content matter and having concern for the children's overall well-being and learning। देखिए, नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज करेंगे उससे कोई हमें फायदा नहीं है, इंक्रीजिंग द रिवार्ड टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, रिवॉर्ड्स इंक्रीज करेंगे तो वो एक तरह से बच्चे हैबिचुअल हो जाएंगे, फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड नो, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना एक कारक है जो कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 19 की, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इज। तो यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास कौन निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे हम 19th क्वेश्चन की बात करते हैं, सो नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशंस, functional fixedness, focusing on only the conventional function of an object, response set, getting stuck on one way of representing a problem, mean and analysis, dividing the problem into number of subgroup। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। देखिए, हम बात करें तो मीन्स एंड एनालिसिस, मतलब हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, देन उसका सॉल्यूशन क्रिएट करें, नंबर ऑफ सब गोल्स क्रिएट करें। यह एक तरीका है जिससे हम किसी भी समस्या को प्रभावशाली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग। encouraging children to make intuitive guesses, experimentation and exploration, dialogue and discussion, focus on reproduction of the knowledge as given। कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो 20th क्वेश्चन की बात करें तो हमारे लिए अगर हम बात करें कि जो हमने नॉलेज बच्चे को एक क्लास में बच्चे ने जो नॉलेज गेन करी है, जो पढ़ाया गया बच्चा उसको उसी तरह से ज्ञान को दोहराए और उस पर हम ज़्यादा फोकस करें तो ये हमारे लिए एक अच्छी या इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है टीचिंग के लिए। बाकी सब जो है वो इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हाउ कैन टीचर्स डील विद द चिल्ड्रन हु आर नॉट अटेंटिव इन द क्लासरूम। सो बच्चों को कक्षा से बाहर भेजकर पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर
उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो हम जब आते हैं अगर बच्चे नॉन अटेंटिव हैं क्लास में, तो एज ए टीचर वी हैव द रोल दैट वी शुड आस्क देम व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड व्हाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड। So talk to them and find out the reason of their disinterest. Question number 22. Constructivist approach suggests that prior knowledge of, suggests that which of the following is crucial for the constructing knowledge? Prior knowledge of the learner, conditioning, punishment and rote memorization. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, तो यहाँ पे है कि prior knowledge of the learner is crucial for constructing knowledge. Constructivist approach suggests that prior knowledge of the learner is crucial for constructing new knowledge. या संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. Children construct net theories about various phenomena. In this background, a teacher should. बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब यहाँ बात है कि जो बच्चे हैं वो अपनी थियोरीज बनाते हैं किसी भी फिनोमिनन को लेके, तो टीचर को वहाँ पे क्या करना चाहिए? चैलेंज दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, dismiss these ideas that children have, ignore children's idea and theories, scold the children for having these ideas that interfere with their teaching. क्वेश्चन नंबर 23. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि संवाद के द्वारा बच्चों को इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए. चैलेंज दिस कंसेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग. रिलेशनशिप बिटवीन cognition and emotion. Relationship between cognition and emotion, are they independent, are they unidirectly, bidirectly or unidirectional? So emotions influence cognition, cognition influence emotion. संवेग और संज्ञान एक दूसरे के साथ कैसे या किस प्रकार का संबंध है उनके बीच में? तो संवेग और जो संज्ञान है दे आर बाई डायरेक्शनल एंड देयर इज अ डायनामिक इंटरप्ले. दोनों के बीच में गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है. दोनों इंटररिलेटेड है, दूसरे को इफेक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग? तो यहाँ पे बात करते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है. तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, जो हम पेडागोगिकल स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए वो फैक्टर्स, और विद्यार्थी का सामाजिक एंड सांस्कृतिक संदर्भ. तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सोशल और कल्चरल इंटेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पे हर एक जो फैक्टर है वो अफेक्ट करेगा लर्निंग को, चाहे बच्चे की अभिरुचि हो, बच्चे का सामाजिक स्वास्थ्य हो, बच्चे का सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ हो, हम जो शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ अपना रहे हैं वो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. are the important aspect of the process of meaningful construction of knowledge. तो सोशल इंटरेक्शन है, ड्रिल एंड रिपीटेशन रिकॉल है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन है. तो निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर तो जो सोशल इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन जो है social interactions are the important aspect of the process of construction meaningful construction of the knowledge. Next question है when student repeatedly engage in an actively
in an activity such as design and conduct an experiment to learn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or badge, they are likely to. जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि एक प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? यहाँ पे जो है develop a materialistic attitude toward the learning. Enjoy learning for the sake of understanding, persistent in doing activity even without reward, set mastery goal for themselves rather than work to please others. So basically this is a materialistic attitude toward the learning. The concept of childhood. यहाँ पे हम बात करते हैं बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है. The concept of childhood is a social construction according to the contemporary socio-constructivist theory. तो जो बाल्यावस्था की अवधारणा है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है. सोशल कंस्ट्रक्शन है जो द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड है. Which of the following characterize the period of middle childhood? यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है किसका, मिडिल चाइल्डहुड का. सो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट occur at a very rapid pace, ability to think abstract and use of scientific reasoning develop. Children begin to think logically but concretely. Learning occur primarily through sensory and motor activities. तो क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल चाइल्डहुड की विशेषता, मध्य बाल्यावस्था में बच्चे शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है. अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है. बच्चे तार्किक एवं मूर्ति रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं. अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है. तो क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आएगा कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं. चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली. नेक्स्ट है फैमिली एंड नेबरहुड आर. परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों का समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है, प्राइमरी, सेकेंडरी या किस तरह की एजेंसी है. जो फैमिली एंड नेबरहुड है दे आर प्राइमरी एजेंसीज ऑफ द सोशलाइजेशन. प्राथमिक एजेंसियां हैं समाजीकरण की. ये हमारे पास थे फर्स्ट 30 क्वेश्चंस. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो इसका मैथमेटिक्स एंड साइंस का पार्ट है एंड लैंग्वेजेस का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.